हेलो एवरीवन, वेलकम टू उज्ज्वल्स एकेडमी फॉर सिविल्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन के 2012 का जो क्वेश्चंस है, यूपीएससी प्रीलिम्स में जो आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और उस क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कई सारे कॉन्सेप्ट्स को और कई सारे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो एक पार्ट है जहाँ पे क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा पूछते हैं, तो उसको हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। I am Ujjwal Singh and this is my email address ujjwal.meri@gmail.com, and you can search me on Facebook by the name Ujjwal Singh, and this is my Insta ID mariner_ujjwal. So now let's start with the questions. First question is, which of the following can be threats to the biodiversity of a geographical area? थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी पूछ रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे चीज़ हैं जो बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट करता है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, सेकंड इज़ फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, थर्ड इज़ इन्वेजन ऑफ एलियन स्पेसीज, फोर्थ इज प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म। तो इसमें से बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट कौन सा इसमें से करने वाले हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारे बायोडाइवर्सिटी को तो थ्रेटन करता ही है। कैसे करता है? तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो राइज हो रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से कई सारे जैसे कि ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, ठीक है, ओशन लेवल राइज हो रहा है, तो जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो सबमर्ज हो रहे हैं वाटर लेवल राइज होने से। तो कहीं ना कहीं जो है हमारा बायोडाइवर्सिटी जो उस रीजन का है, ठीक है, वो ग्लोबल वार्मिंग से थ्रेटेन होता है, ठीक है। तो ये तो करेक्ट हो गया, वन इज़ करेक्ट। सेकंड इज़ फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, ठीक है, ये भी करेक्ट है। क्यों? समझो एक हैबिटेट है, एक फॉरेस्ट लैंड है जिसका एरिया समझो ये एरिया है, ठीक है। बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट हमने क्या किया कि फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया, और समझो कि ये हाफ पार्ट ये क्लियर कर दिया हमने, ठीक है। तो ये रेड्यूस हो गया, छोटा हो गया हैबिटेट, तो इसमें जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी अब कम हो गया पहले से। तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। थर्ड है इन्वेजन ऑफ एलियन स्पेसीज, ठीक है। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पेसीज ये क्या होता है? समझो कि एक एरिया है जिसमें कई सारे नेटिव प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, ग्रासलैंड है, और भी कई सारे ट्रीज़ हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के ट्रीज़ हो सकते हैं। लेकिन समझो एक एलियन स्पेसीज़ है जो कि इस एरिया से बिलोंग नहीं करता है और वो दूसरे एरिया से आकर के यहाँ पे इन्वेट करता है, ठीक है। तो एलियन स्पेसीज़ मोस्टली क्या करते हैं कि जिस एरिया में जाते हैं वहाँ के बायोडाइवर्सिटी जो है उसको वो रिड्यूस करते हैं। वहाँ पे जो पहले से जो ट्रीज़ हैं, वेजिटेशंस हैं, या फिर फ्लोरा फौना जो है उसके ग्रोथ को कहीं ना कहीं वो लोग हैम्पर करते हैं। तो इस वजह से ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो 1, 2, 3 जो है ऑप्शन ये सही है, तो हमारा ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ जो स्टेटमेंट है दैट इज़ प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म, ठीक है। ये एक वेग स्टेटमेंट है, और ये जो ऑप्शन का जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो सुटेबल है 1, 2, 3 है और ना कि 1, 2, 4 है, ठीक है। तो दैट्स वाई 1, 2, 3 जो है दैट इज़ मोर एक्यूरेट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच वन एमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है, इन इंडिया आर लोकल पीपल नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज द बायोमास, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, ये चारों प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, और इसमें जो लोकल पीपल है, जो लोकल लोग हैं, वो उनको उसमें अलाउ नहीं है अंदर जाना कलेक्ट करने के लिए और वहाँ जो बायोमास होता है उसको यूज़ करने के लिए। नॉर्मली आपने देखा होगा कि विलेजेस में क्या होते हैं कि जो वहाँ के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो फॉरेस्ट में जाते हैं और वहाँ से वुड्स प्लस अलग और भी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली हमारे जैसे ट्राइब्स मोस्टली बहुत सारे फॉरेस्ट डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है,
और भी जो लोकल पॉपुलेशन होते हैं वो लोग फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं कई सारे चीज़ के लिए। वहाँ से फ्रूट्स के लिए, कई तरह के वेजिटेबल्स के लिए, कई तरह के फॉरेस्ट के जैसे बम्बू हो गया और भी कई तरह के वुड्स हो गए, तो उसके लिए फॉरेस्ट पे डिपेंडेंसी होता है। लेकिन जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो हमारा एक लेजिस्लेशन है उसके थ्रू, जो जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 में, तो उसके अकॉर्डिंग नेशनल पार्क्स और ये सब चीज़ों को जो बनाया जाता है तो उसमें लिमिटेड इंटरफ्रेंस जो है लोगों को दिया जाता है। वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप कभी भी इंटर कर गए और वहाँ से कुछ भी पेड़ है, पौधा है, उसे वहाँ से आप काट करके ले आए, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो चारों है, इसमें से जो नेशनल पार्क्स होता है ना, नेशनल पार्क्स, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे लोकल जो पीपल होते हैं उनको अंदर अलाउ नहीं किया जाता है टू कलेक्ट द बायोमास। बायोमास क्या होता है? जैसे कि प्लांट है, ठीक है, तो इसके जो सूखे हुए पत्ते हो गए, इसकी टहनियाँ हो गई, तो उसको बायोमास हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसको कलेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क्स में अलाउ नहीं होता है। लेकिन ये जो बाकी जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होता है, तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, इसमें मैन प्लस इन्वायरमेंट दोनों का एक बैलेंस बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स में मैन जो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, जो पॉपुलेशन लोकल है, उनका वहाँ पे एक काइंड ऑफ सिम्बायोटिक एक वो मेंटेन किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे से कलेक्ट कर रहे हो बायोमास या फिर पेड़ काट रहे हो, लेकिन हाँ, आपका जितना रिक्वायरमेंट है सस्टेनेबल वे में आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। वेटलैंड्स डिक्लेयर अंडर रामसर कन्वेंशन, तो वेटलैंड्स क्या होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि वेटलैंड्स जो कंजर्वेशन होता है उसके लिए मेनली उसको जो रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो डिक्लेयर किया जाता है, वहाँ पे वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना है ताकि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि ह्यूमन्स वहाँ पे अलाउ नहीं होंगे, ऐसा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये नेशनल पार्क्स के जैसा ही होता है और ये एक्चुअली में एक स्पेसीज स्पेसिफिक होता है, ठीक है, स्पेसीज स्पेसिफिक होता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का प्रोटेक्शन नहीं है, इस तरह का स्ट्रिंजेंसी वहाँ पे नहीं होता है। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट बी नेशनल पार्क्स होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में भी जान लेते हैं क्या होता है। कि बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है इसे किसने इनिशिएट किया था, ये किसका इनिशिएटिव है, तो यूनेस्को का इनिशिएटिव है, ये आप इसको याद रखें हमेशा। और ये 1973-74 में स्टार्ट किया गया था अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैब प्रोग्राम है, ठीक है। और ये इकोलॉजिकल प्रोग्राम है। इट एम टू डेवलप विद इन द नेचुरल एंड सोशल साइंसेस ए बेसिस फॉर द रैशनल यूज, देखो ये रैशनल यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द बायोस्फीयर एंड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द इन्वायरमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द इन्वायरमेंट। तो आपसे यूपीएससी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है आपसे प्रोटेक्टेड एरियाज में कौन सा ऐसा है जो मैन और इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप को इन्हेंस करने के लिए बनाया जाता है, तो उसका आंसर होगा बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। अब ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है कि इंडिया में, भारत में कितने ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो इंडिया में 1986 में, हालांकि ये यूनेस्को ने ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया 73-74 में, लेकिन इंडिया ने इनिशिएट किया 1986 में। और इंडिया में टोटल 18 साइट्स ऐसे हैं, 18 साइट्स इंडिया में टोटल 18 साइट्स हैं जिसको बायोस्फीयर रिजर्व्स डेजिग्नेट किया गया। और कौन करता है इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट, तो इंडियन नेशनल मैन एंड बायोस्फीयर कमेटी, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर एक कमेटी है और वो इस बायोस्फीयर रिजर्व्स जो भी इंडिया में है किसे डेजिग्नेट करना है उसके लिस्ट को ये अपडेट करता है और वो उसको ओवरसी करता है सारे प्रोग्राम को, ठीक है। और जो इंडिया, ये जो कमेटी है, ये इंडिया में जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब क्या होता है कि सेंटर जो है स्टेट के साथ उसके जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होते हैं उसमें वो फंडिंग को शेयर करता है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल जो स्टेट्स हैं 60-40, 60% जैसे 100 रुपया खर्च हो रहा है तो 60 रुपया है सो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40 रुपीज़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो स्टेट्स होते हैं
उसको 90 और 10 के रेशियो में प्रोविज़न किया जाता है। 90 अगर 100 रुपया खर्च होना है तो 90 रुपीज़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10 रुपया जो है 10 रुपीज़ वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो स्टेट्स हैं वो देंगे। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटस है वहाँ के स्टेट्स का वो बाकी जो नॉर्मल स्टेट्स जो हमारा मेन लैंड स्टेट्स हैं उससे थोड़ा सा वीकेंड है, तो उनको ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो इंडिया में जो टोटल जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इसमें से सिर्फ 11 को ही यूनेस्को का जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स है, उसमें काउंट किया जाता है। तो आपसे यूपीएससी एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ऑल बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, तो वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ओनली 11 सिर्फ 11 ही ऐसे हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया के जिसको आउट ऑफ दीज 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स डेजिग्नेटेड नेशनली, सो फार 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ यूनेस्को, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि 18 तो इंडिया में है, लेकिन आउट ऑफ 18 ओनली 11 आर ऑन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। एक मॉक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देना कमेंट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ ह्यूमन बींग्स एंड नेचर कैन को एग्जिस्ट वाइल रिस्पेक्टिंग ईच अदर इच नीड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप इसका आंसर बताओ क्या होगा कमेंट में, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज, ये ना इंडिया का एक, आप जब भी इन्वायरमेंट पढ़ो तो प्रोटेक्टेड एरियाज का ना एक मैप अच्छे से रेडी करो जिसमें इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, ठीक है, सेंचुरीज, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, टाइगर रिजर्व्स, ठीक है, उसका जब कोस्टल जो वेजिटेशन है जैसे मैनग्रोव्स हो गया, ठीक है, प्लस कोरल रीफ्स हो गए इंडिया के, इनका लोकेशन और कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है। तो ये इन्वायरमेंट का एक मैप वाला जो पार्ट है ना, उसका लोकेशन, उसमें क्या उसके फीचर्स हैं, उसका ज्योग्राफी क्या है, कौन से रिवर्स वहाँ से क्रॉस करती है, वहाँ पे कौन सा स्पीसीज़ पाया जाता है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, या फिर उसका क्या है IUCN स्टेटस, तो इसका एक इंपॉर्टेंट लिस्ट बना के आप उसको याद करो। ये हमेशा क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं, और अगर आप, और काफ़ी आसान भी होता है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, लेकिन अगर आप उसको याद नहीं करोगे तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन वो छूटेगा या फिर गलत करके आओगे, ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज, ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, ठीक है। नेशनल पार्क्स हो सकते हैं, सेंचुरीज हो सकते हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व्स हो सकते हैं, टाइगर रिजर्व्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन नाम सबका दिया हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द एबव आर डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व्स, अब बोल रहा है कि इसमें से कौन से जो हैं सो टाइगर रिजर्व्स हैं। तो ये काफ़ी आसान सवाल है। बांदीपुर जो है ये है टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये कहाँ है? तो कर्नाटका में है। इसके साथ एक और है वहाँ पे नगर होल, ठीक है, कर्नाटका में एक और है टाइगर रिजर्व, ये दोनों है। भितरकनिका जो है ये टाइगर रिजर्व नहीं है, ये सैंक्चुरी है, सैंक्चुरी है। और कहाँ पे है ये? उड़ीसा में है। और ये किस लिए फेमस है भितरकनिका? इसको मैंने आपके इसके पहले वाले जो लेसन्स हैं उसमें भी मैंने आपको बताया था 2011 वाले क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में। भितरकनिका जो है फेमस है वहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के लिए, ठीक है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्यों? क्योंकि ये जो सैलाइन जो ओशन के जो वाटर होते हैं, उस ओशन कंडीशंस होते हैं, तो वो उस कोस्टल रीजन में वो सैलिनिटी वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो इस वजह से सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पे पाया जाता है। तो इट इज़ नॉट ए टाइगर रिजर्व। मानस जो है ये टाइगर रिजर्व है, ठीक है, नेशनल पार्क भी है और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तीनों चीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मानस, ठीक है। और ये कहाँ है मानस? ये आसाम स्टेट में है, ठीक है, आसाम में है। तो ये एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है। सुंदरबंस तो आपको मालूम ही है, सबसे फेमस इंडिया में बाघ के लिए जो रॉयल बंगाल टाइगर जो पाया जाता है, तो सुंदरबंस जो है ये भी टाइगर रिजर्व है। प्लस यहाँ पे मैनग्रोव्स, इंडिया का सबसे ज़्यादा जो मैनग्रोव्स फॉरेस्ट है वो यहाँ पे पाया जाता है सुंदरबंस में। तो हमारा ऑप्शन 1, 3 एंड 4, ठीक है, 1, 3 एंड 4 ये आंसर स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। 2 गलत है, 2 नहीं होगा।
तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली यूपीएससी ने पूछा, भितरकनिका उस समय काफ़ी न्यूज़ में रहा होगा, 2011 में भी सवाल आया, 2012 में भी सवाल आया। तो अगर किसी लड़के को मालूम है कि भितरकनिका इज़ नॉट ए टाइगर रिजर्व, इट इज़ अ सैंक्चुरी विच प्रोटेक्ट्स सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, देन दैट फेलो मस्ट हैव आइसोलेटेड ऑप्शन 2, ठीक है। और उसके बाद सीधा बी पे पहुंच जाता है, क्योंकि दिस इज द ओनली ऑप्शन विच इज़ नॉट हैविंग भितरकनिका एज ए स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस तरह से भी आप ऑप्शन सॉर्ट आउट करके आंसर को कर सकते हो। फिर भी आपको ये सारे काफ़ी फेमस है, काफ़ी आसान भी है, तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा चूँकि टाइगर रिजर्व्स का बात हुआ है और रिसेंटली जो है टाइगर का सेंसस भी किया गया था, तो एक हम लोग एक डेटा जान लेते हैं, ताकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका 2021 प्रीलिम्स के लिए। तो इस पर भी एक थोड़ा सा नज़र हम लोग दे देते हैं कि इंडिया में कितने टोटल टाइगर रिजर्व्स हैं एट प्रेजेंट। तो 50, देयर आर टोटल 50 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, ठीक है। ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है, इंडिया में पहले क्या था कि बहुत सारे बाघ जो है फॉरेस्ट में रहते थे, लेकिन उनका क्या हुआ, हंटिंग हुआ, ठीक है। हंटिंग के वजह से हंटिंग हुआ, उसके बाद इनके स्किन के लिए इसको वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है, वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग इलीगल है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो कि इलीगल है, उसमें इसका इतना ज़्यादा पॉपुलेशन कम हो गया कि मतलब एक इंटरवेंशन करने का ज़रूरत पड़ गया कि हमारे जो बाघ हैं, इंडियन टाइगर्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च किया। किस मिनिस्ट्री ने? तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में लॉन्च किया गया, ये इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखो, ईयर 1973 में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया कि जो भी स्टेट्स में टाइगर इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, ठीक है, जिम कॉर्बेट जो है वहाँ पे टाइगर पाया जाता है, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद झारखंड में भी पाया जाता था, जैसे पलामू टाइगर रिजर्व है ये सब में, लेकिन अभी वहाँ पे नहीं पाया जाता है टाइगर। हालांकि वो डेजिग्नेटेड है पलामू अभी भी टाइगर रिजर्व, बट वहाँ पे अब टाइगर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कर्नाटका हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। तो ये सब सारे स्टेट्स में जो है इंडिया में टाइगर्स पाए जाते हैं, वहाँ के जो नेशनल पार्क्स हैं, वहाँ जो सेंचुरीज हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। तो उनको डेजिग्नेट करना, उनको टाइगर रिजर्व बनाना, ठीक है, फिर उसमें टाइगर्स को सेंसस उनका लेना, टाइगर्स के प्रति वहाँ पे जो सिक्योरिटी होता है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ में आप वहाँ के लोगों को पकड़ो, अगर कोई वहाँ पे इलीगल उसका हंटिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो टाइगर के ओवरऑल जो उसका स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है सो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 73 में, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं था जो कि इसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इसको एक देखे। जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो चल तो रहा था, लेकिन जब एक नीड फील किया गया कि देयर शुड बी ए स्टैट्यूटरी बॉडी, एक ऐसा डेजिग्नेटेड बॉडी होना चाहिए जो सिर्फ टाइगर कंजर्वेशन पर ही काम करे, ठीक है। तो उसके लिए NTCA का गठन किया गया 2006 में, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसको पावर कहाँ से मिला? तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 को, उसको अमेंड किया गया था 2006 में, और उसके अकॉर्डिंग NTCA का, जिसको बोलते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, NTCA, तो ये 2006 में इसको बनाया गया। और इसका चेयरमैन कौन होता है? तो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर है अपना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, वो इसका चेयरमैन होता है, ठीक है, NTCA का। तो आपसे ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो NTCA है इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है ईयर में 2006 के जगह पे वो डाल देगा 2010 में बनाया गया था। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के जो ऐसे कुछ भी एक बना देगा, वाइल्ड लाइफ चीफ होता है, उसको इसका चेयरमैन बनाया जाता है। तो इस तरह का स्टेटमेंट यूपीएससी हमेशा आपसे पूछ सकता है, जो कि गलत है यहाँ पे। तो याद रखना, NTCA इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, 2006 में बना था आफ्टर अमेंडिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और इसका चेयरमैन होता है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फिगर है कि जो टाइगर पॉपुलेशन जो है ये 2014 में जो था 1400 था इंडिया में, वो बढ़ के 2967 हो गया 2019 में। तो ये इम्प्रूव हो रहा है टाइगर का पॉपुलेशन, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया का ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर पाया जाता है, ठीक है। तो डैट इज़ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व? तो ये है उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये याद रखना, उत्तराखंड अपना
इधर ऊपर हिमालयन जो है जिम कॉर्बेट जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन है। जो टोटल जो 50 टाइगर रिजर्व्स हैं इसमें से जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है उसमें सबसे ज़्यादा है, नंबर 1 पे है। लेकिन जब स्टेट वाइज देखा जाए, अगर इंडिया के सारे स्टेट्स को देखोगे तो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर पाया जाता है, तो दैट इज़ मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश इज़ द स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर इंडिया में पाया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट को आप याद कर लो। यूपीएससी आपसे किसी भी क्वेश्चन में आपसे ऑप्शन में पूछ सकती है, जैसे कि यहाँ पे लिख दे कि इन द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ टाइगर इन इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट लिख देगा कि कर्नाटका इज़ हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि जो मानस है टाइगर रिजर्व वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर इंडिया में पाया जाता है, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट को आपको याद रखना है, जिम कॉर्बेट और मध्य प्रदेश। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। कंसिडर द फॉलोइंग: ब्लैक नेकेड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्विरल एंड स्नो लियोपार्ड, विच ऑफ द एबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यूपीएससी ने क्यों पूछा, ऐसे कई सारे स्पीसीज है। अब सारे स्पीसीज को तो आप नहीं जान सकते हो, इंडिया में इतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंडिया का। ठीक है, उसमें फ्लोरा प्लस फौना बहुत ज़्यादा है, तो आप सारे फौना को, सारे एनिमल्स के वेराइटीज़ को तो आप नहीं जान सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये जो स्टेटमेंट, ये जो क्वेश्चन यूपीएससी ने इसलिए पूछा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, चीता। ठीक है, और चीता जो है इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसके ऊपर अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि अभी क्या चल रहा है, चीता का कंडीशन क्या है। ये इंडिया में अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है इंडिया में। ठीक है, तो बताओ विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। तो चीता को हटा दो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी कि आंसर इसका 1, 3 एंड 4। तो आपको मालूम है या नहीं है कि ब्लैक नेक्ड क्रेन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, फ्लाइंग स्क्विरल पाया जाता है नहीं पाया जाता, स्नो लेपर्ड पाया जाता है नहीं पाया जाता। लेकिन अगर आपको ये मालूम है कि चीता नहीं पाया जाता है, चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो आप इस सवाल को आराम से कर लोगे। ठीक है, हालांकि ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों ये काफ़ी फेमस। ये सब जो ऐसे कुछ मतलब 20-25 ऐसे लिस्ट हैं फ्लोरा फोना के, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे कभी करवा दूंगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अराउंड क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन यूपीएससी ने इसलिए पूछा क्योंकि वो आपसे जानना चाहता था कि आपको चीता का स्टेटस मालूम है कि नहीं। ठीक है, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है इंडिया में। ठीक है, जो एशियाटिक चीता होते हैं, एशियाटिक चीता, और एक होता है अफ्रीकन चीता। ठीक है, जो अफ्रीकन चीता होता है वो एशियाटिक चीता से थोड़ा साइज में बड़ा होता है, थोड़ा सा उसका फर का जो कलर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। तो एशियाटिक चीता जो है इंडिया में पाया जाता था, लेकिन इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है। अभी इसका जो प्रेजेंस है वो सिर्फ ईरान में पाया जाता है, अभी सिर्फ ईरान में। ठीक है, तो अगर आपसे यूपीएससी पूछे कि एशियाटिक चीता जो है सो प्लैनेट से कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो वो भी गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि एशियाटिक चीता जो है ईरान में अभी भी पाया जाता है, बट नॉट इन इंडिया। इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, उस हिसाब से ये स्टेटमेंट, ये इसका आंसर होगा 1, 3 एंड 4। अब देखते हैं थोड़ा चीता का क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है। उसके पहले ये दो स्टेट जो है फ्लाइंग स्क्विरल और स्नो लियोपार्ड है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देख लो, फ्लाइंग स्क्विरल है। ठीक है, ये जो है इसके विंग्स नहीं होते, ऐसा नहीं कि विंग्स समझ लो, ये ना इसके स्किन का एक कवर होता है। स्किन जो है इसके वजह से ये हवा में ग्लाइड करता है। ठीक है, ग्लाइड करता है। ग्लाइड का मतलब क्या होता है, समझो एक पेड़ है और यहाँ पे एक पेड़ है, तो ये मान लो यहाँ से जंप करेगा और यहाँ पे ग्लाइड करता हुआ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो नीचे से देखोगे, अगर कोई नीचे से आदमी है वो ऊपर देखेगा तो उसे ये उड़ता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम फ्लाइंग स्क्विरल है, गिलहरी है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? नमदाफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ये नमदाफा नेशनल पार्क। ये आपसे मैपिंग में पूछ सकता है, इसका ईस्ट टू वेस्ट अगर आपसे अरेंज करने के लिए दे दे तो उसमें ये मैपिंग में सवाल आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है नमदाफा नेशनल पार्क। और कहाँ पाया जाता है, कहाँ है ये? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो नमदाफा नेशनल पार्क में ही फ्लाइंग स्क्विरल पाया जाता है, और साउथ इंडियन स्टेट्स में भी, तमिलनाडु में भी ये पाया जाता है। ठीक है,
इसका IUCN स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। देखो कितना इसका बहुत खतरनाक मतलब ये हो चुका है, इसका पॉपुलेशन कम हो चुका है, तो IUCN ने इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस में डाल रखा है, ठीक है। एक ये है स्नो लियोपार्ड। ये स्नो लियोपार्ड जो है, स्नो मतलब क्या होता है, बर्फ, ठीक है, बर्फ होता है स्नो लियोपार्ड, स्नो का मतलब। तो वैसा लियोपार्ड लेपर्ड जो कि हायर एल्टीट्यूड्स में बर्फ में रहता है, जैसे कि कहाँ पे, इंडिया में ये कहाँ पाया जाता है, इंडिया में किस स्टेट में पाया जाएगा, आप खुद ही सोचो। अगर ये इंडिया में अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे कि स्नो लियोपार्ड कहाँ पाया जाएगा, स्नो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो भाई इधर वेस्टर्न रीजन में, इधर नीचे साउथ में तो स्नो नहीं पाया जाता है, बर्फ़ तो है नहीं वहाँ पे, पहाड़ पे तो है नहीं, तो साउथ इंडियन स्टेट्स में नहीं मिलेगा। बर्फ़ कहाँ है, तो ये जो पूरा रीजन है हिमालयन रीजन है ना, ठीक है ये। और इधर अपना क्या है, सेंट्रल एशियन रीजन है, इधर ये पाकिस्तान हो गया, फिर इधर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जो है, यहाँ पे भी पूरा एक ठंडा प्रदेश है, वहाँ पे जो हिंदू कुश रेंज है, ये सब है यहाँ पे, तो उस रीजन में ये पाया जाता है। बाकी रसिया और ये सब जगह में भी ये पाया जाता है, लेकिन चूंकि एशिया का इधर इंडिया से आसपास में बात किया जाए तो मेन जो हिमालयन रीजन है, ये जो हिमालयन रीजन है, ठीक है, ये इसका यहाँ पे मेन अल्टीट्यूड्स जो है, हिमालय के जो पीक्स हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में हो गया, स्पीति वैली हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, इधर सिक्किम ये हो गया, और भी जो स्टेट्स हैं उसके जो हायर एल्टीट्यूड्स हैं वो वहाँ पे पाया जाता है। देखो ये बर्फ़ में आराम से मस्ती में घूम रहा है, ठीक है, बर्फ़ में। तो ये है स्नो लियोपार्ड, और ये वल्नरेबल है IUCN रेड लिस्ट में, थ्रेटेंड स्पीसीज में। ये इंपॉर्टेंट है, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। आपसे यूपीएससी पूछ सकता है कि सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ विच स्पीसीज, ठीक है, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ विच स्पीसीज, तो इट इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ स्नो लियोपार्ड। स्नो लियोपार्ड के लिए कंजर्वेशन है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, ठीक है। ये इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में और सिक्किम में, 4 स्टेट में इसको चलाया जा रहा है। और इसको कोऑर्डिनेट कौन कर रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्लस UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। यह फंडिंग मैकेनिज्म होता है एक्चुअली में। ये हम लोग जब आगे लॉज, लेजिस्लेशंस, बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में तो समझेंगे ये फंडिंग मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो ये इसका एम क्या है, इट एम्स टू कंजर्व द स्नो लेपर्ड स्पीसीज and its habitat while ensuring sustainable livelihoods for the communities inhabiting these harsh landscapes। इसका कहने क्या मतलब है कि जैसे मान लो ये माउंटेन है, ठीक है, कई सारे माउंटेन सीरीज हैं, तो इस यहाँ पे गांव भी तो होते हैं, लोग भी तो बसे होते हैं, तो ये सब इनका भी हैबिटेट, इनका भी लिवलीहुड जो है उनको भी एश्योर करना है कि सस्टेनेबल वे में वो लोग वहाँ पे लोग रह सकें, और जो स्नो लेपर्ड है ये भी वहाँ पे ठीक से रह सके। तो पूरा एक प्रॉपर होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है और उसका हैबिटेट को कंजर्व करना है और सस्टेनेबल लिवलीहुड्स भी वहाँ के लोगों को प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट का एम, और ये इंडिया के 4 स्टेट में इसका अभी इसका प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये पाया ही वहीं जाता है उसी रीजन में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, UNDP और GEF तीनों लोग मिलकर इस इनिशिएटिव को सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं स्पेशल केस ऑफ चीता। हाँ ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अभी न्यूज़ में भी आ रहा है, ठीक है। अभी क्या है कि चीता जो है वो पहले इंडिया में और मिडिल ईस्ट में बहुत जगह पाए जाते थे, बट टुडे द एंटायर एशियन चीता पॉपुलेशन इज कन्फाइंड टू जस्ट ए फ्यू डजन एनिमल्स इन रिमोट रीजन्स ऑफ ईरान। सिर्फ ईरान में ही अब एशियाटिक चीता पाया जाता है। तो ईरान से इंडिया ने मांगा कि भाई कुछ चीता हमें दे दो, हम अपने जंगल में उसे वापस रीइंट्रोड्यूस करेंगे। तो ईरानियन अथॉरिटीज़ ने मना कर दिया, बोला कि नहीं भाई हमारा चीता बहुत प्रीसियस है, हम नहीं देंगे, ठीक है। तो ईरान के लोगों ने मना कर दिया, ठीक है। तो फिर इंडिया में चीता को रीइंट्रोड्यूस करने का बात काफ़ी पहले से, अफ्रीकन चीतास को रीइंट्रोड्यूस करने का बात चल रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक स्टे लगा रखा था, लेकिन अभी उन्होंने गो अहेड ऑर्डर दे दिया है कि ठीक है आप चीतास को रीइंट्रोड्यूस करो इंडिया में, और वो कहाँ से होगा, नामीबिया से, ठीक है। और इंडिया में कहाँ पे होगा, तो मध्य प्रदेश के
कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों है ये, ठीक है। ये याद रखना, कूनो पालपुर मध्य प्रदेश, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे चीता को रीइंट्रोड्यूस करने का बात अभी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है, ठीक है। सारा प्रिपरेशन इसके लिए हो चुका है। तो कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इट हैज़ बीन अपग्रेडेड टू नेशनल पार्क इन 2018, ठीक है। एंड इट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड द न्यू हैबिटेट ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड। चीता क्या है? चीता का सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है कि लैंड पे सबसे ज़्यादा स्पीड से दौड़ने वाला जो एनिमल है वो चीता ही है, ठीक है। इसका स्पीड 80 से 130 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होता है। अगर आप इसका स्पीड देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे आप सर्च करना कोई भी एक वीडियो जिसमें चीता का स्पीड आप देखना, वीडियो सर्च करके आपको मालूम चलेगा कि ये कितना स्पीड भागता है, ठीक है। तो ये है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है, और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक गो अहेड दिया है। और ये जो कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, वो एक प्रॉपर हैबिटेट है, वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करने का बात चल रहा है, और ये नामीबिया से रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट आपको मैं फैक्ट बता देता हूँ कि ये इसको ही क्यों चुना गया। बाकी जगह भी तो इंडिया में कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वहाँ पे भी तो आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन चीता क्या है ना, चीता के लिए एक प्लेन एरिया चाहिए, ग्रासलैंड एरिया चाहिए, जिस पे घास हो और प्लेन हो, ठीक है। जिस पे ये अपना शिकार क्या करता है, ऐसे फास्ट भाग करके फास्ट रन करता है काफ़ी। तो इसको एक ना खुला मैदान चाहिए, खुला मैदान चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको पहाड़ वाले इलाके पे जाके रख दिए, या फिर कोस्टल एरियाज़ में जाके रख दिए, या फिर जहाँ वेटलैंड्स है वहाँ पे जाकर रख दिए, ऐसा नहीं है। इसका हैबिटेट जो है ना, वो एक ओपन फील्ड टाइप का होना चाहिए। तो ये जो नेशनल पार्क है, इसमें इस तरह का हैबिटेट अवेलेबल है, ठीक है। तो इस वजह से ये यहाँ पे इसको रीइंट्रोड्यूस करने का बात चल रहा है। और वो चीता कहाँ से आएगा? तो अफ्रीका से आएगा, नामीबिया से आएगा, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेना, अगर यूपीएससी में कुछ सवाल प्रीलिम्स में आता है तो आप उसको टिक कर सकते हो। और एक स्पीशीज है ब्लैक नेकेड क्रेन, जो अभी क्वेश्चन में था। ब्लैक नेकेड क्रेन जो है, ये देखो इस तरह का इसका ब्लैक नेक है, इसलिए इसका नाम ब्लैक नेकेड क्रेन है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये हाई अल्टीट्यूड वेटलैंड्स, हाई अल्टीट्यूड वेटलैंड्स में, तिब्बतन प्लेट्यू में, ईस्टर्न लद्दाख में, सिक्किम में, भूटान में, अरुणाचल प्रदेश में। तो हाई अल्टीट्यूड जैसे मान लो ये माउंटेन रेंजेस हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसे कई सारे वेटलैंड्स होंगे, ठीक है। वैलीज़, माउंटेन के बीच में जो वैलीज़ होते हैं, ठीक है, वैलीज़ में, तो वहाँ पे वेटलैंड्स होंगे। तो वो ये ब्लैक नेकेड क्रेन वहीं वेटलैंड्स पे रहते हैं, वहीं पे अपना इनका जो रिप्रोडक्शन है, वहाँ पे एग्स लेइंग होना, सब कुछ उनका वहीं पे होता है। और ये इंडिया में प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ में आता है, जो शेड्यूल 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। तो शेड्यूल 1 में मतलब कि सबसे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट इसमें है कि आप उसको मार नहीं सकते हो, अगर मारोगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये IUCN में इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आता है, ठीक है। इसका हाइट कितना, एक एवरेज हाइट 135 सेंटीमीटर, वेट जो है सो 5 to 6 kg होता है ब्लैक नेकेड क्रेन का। अब देखो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको देखो ध्यान से, ठीक है। बैट, बैट मतलब क्या होता है? चमगादड़, ठीक है। बी मधुमक्खी, और बर्ड मतलब कि चिड़िया, ठीक है। विच ऑफ द एबव आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है, फिर आप इस क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, ठीक है। देखो, अगर आप कोई फूल, जैसे ये अड़हुल का फूल है, ठीक है, तो इसमें ये जो येलो वाला पार्ट जो आप देखते हो ना, इसको अगर कभी हाथ से टच करोगे तो आपके हाथ पे एक पाउडर टाइप का लग जाएगा, येलो पाउडर टाइप का लग जाएगा, वही होता है पोलन ग्रेन्स, ठीक है। पोलन ग्रेन्स वही होता है। तो पोलन को जो इट इज़ ए पाउडरी प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड बाय सीड प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मेल गैमेट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, समझ जाओगे। द टर्म पॉलिनेशन रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। अभी देखो, एक फ्लावर एक बनाता हूँ मैं, जैसे कि जैसे एक फ्लावर है, ठीक है। तो इसमें ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे होते हैं, और ये कहाँ पे होते हैं? एंथर पे होते हैं, एंथर। और इनका एक बीच में स्टिग्मा होता है ऐसे, ठीक है। तो अगर ये पोलन ग्रेन्स जो है अगर इसमें स्टिग्मा में चला जाएगा तो ये फिर वापस नीचे ओवरी होता है प्लांट का, या वो फ्लावर्स के अंदर, और वो वहाँ पे जाकर के इनका रिप्रोडक्शन जो प्लांट का साइकिल है वो पूरा होगा, और वहाँ पे फिर से सीड्स का प्रोडक्शन होगा। तो ये होता है। तो जो एंथर है,
एंथर और स्टिग्मा दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ठीक है। एंथर जो है समझो मेल पार्ट है, स्टिग्मा जो है वो फीमेल पार्ट है। तो एंथर का काम क्या होता है, पोलन ग्रेन्स को जनरेट करना, ठीक है। एंथर इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स and release of mature pollen grains into the environment, whilst stigma is involved in receiving pollen grains and providing suitable conditions for germination, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि जैसे ये पोलन ग्रेन्स एक एंथर पे हैं, छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स हैं, और ये एक स्टिग्मा है ऐसे, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन्स अगर उठ के यहाँ पे चला जाएगा किसी वजह से, और ये कई सारे ऐसे पोलन ग्रेन्स एंथर पे हो, ऐसे कई सारे एंथर्स हैं जिससे पोलन ग्रेन्स ऐसे निकले हुए हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे कई सारे येलो पार्ट है, ये सारे पोलन ग्रेन्स हैं। तो अगर ये पोलन ग्रेन्स उठ के ये स्टिग्मा में चला जाएगा तो यहाँ पे ओवरी होता है, ठीक है, और उसमें सीड प्रोडक्शन होगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो प्लांट का होता है वो वैसा ही होता है, एंजियोस्पर्म्स प्लांट का ऐसे ही होता है, ठीक है। तो एंथर जो है और स्टिग्मा, तो इसमें कैसे होता है, ठीक है, एक मिनट, कैसे होता है। तो बैट है, बी है, बर्ड्स हैं, ये सब क्या करते हैं, फूल पे जाते हैं, ठीक है। जो भी एक फ्लावर है उसके एंथर स्टिग्मा है, तो मान लो एक मधुमक्खी उड़ते हुए यहाँ पे आती है, तो ये क्या करेगा, मधुमक्खी का जो एक बी है उसके पैर में, उसके विंग्स में पोलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे, ठीक है, पोलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे। फिर ये दूसरे फूल पे जाएगा, समझो ये यहाँ से उठ के फिर एक दूसरे फ्लावर पे चला गया, ठीक है, दूसरे फ्लावर पे चला गया, ये सेम बी इस पे चला गया। तो यहाँ पे जो इसका एक फ्लावर पे एक समझो कि स्टिग्मा है, वो मान लो वहाँ पे जाकर के बैठ गया, तो इसके जो पैर में, इसके जो विंग्स में जो पोलन ग्रेन्स लगे होते हैं वो उस स्टिग्मा पे चला जाएगा। स्टिग्मा क्या होता है, एक स्टिकी टाइप का उसका वहाँ पे कंडीशन होता है जिसके वजह से पोलन ग्रेन्स उस पर चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये जो जितने भी एक स्पीसीज जो भी हैं, ये विंड्स के थ्रू भी हो सकता है, विंड्स में भी पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। जो भी जैसे बैट है, बैट भी क्या करता है, वो भी फ्रूट्स खाने जाता है, वो भी फ्लावर्स के पास जाते हैं, बर्ड्स भी जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमिंग बर्ड होता है, हमिंग बर्ड क्या करता है, इसका तो मुख्य आहार ही यही है कि वो जो फ्रूट्स फ्लावर्स का जो नेक्टर होता है उस पर ही सर्वाइव करता है हमिंग बर्ड, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे उसमें फ्लावर्स पे। तो ये सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। तो इसका आंसर 1, 2 एंड 3 सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लो, ये कैसे एंथर से स्टिग्मा पे चला जाता है। और ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। इसको समझते हैं क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन। समझो कि दो प्लांट हैं एक ही स्पीसीज़ के, समझो कि रोज़, ये यही समझो, इसी का अड़हुल जो है इसका दो फ्लावर है, ठीक है। अगर ये एक पेड़ अलग है, ये पेड़ अलग है, मान लो ये पेड़ ए है, ये पेड़ बी है, लेकिन सेम स्पीसीज़ का है, तो समझो इसका पोलन ग्रेन अगर इसमें चला गया तो इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। लेकिन अगर सेम ए का ही एक फ्लावर से पोलन ग्रेन्स ए कहीं दूसरे फ्लावर में अगर उसके स्टिग्मा में चला गया तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि सेल्फ है, एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन का ट्रांसफ़र हो गया, एक ही प्लांट में, सेम प्लांट ए के ही, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक पेड़ में एक ही फूल खिलता है, एक पेड़ में 100 फूल भी हो सकते हैं, कई सारे फूल हो सकते हैं। तो अगर सेम प्लांट के अगर फ्लावर्स के बीच में अगर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और अगर दो प्लांट के बीच में अगर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What would happen if phytoplankton of an ocean is completely destroyed for some reason? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइटोप्लैंक्टन जो है ओशन का अगर वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए किसी वजह से, तो इसमें से क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। द ओशन एज ए कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है। द फूड चेन्स इन द ओशन वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर वुड ड्रास्टिकली डिक्रीज। तो इसके क्वेश्चन को करने से पहले एक बार थोड़ा फाइटोप्लैंक्टन्स पे समझते हैं और उसका क्या रोल होता है उसको समझते हैं, तब इस क्वेश्चन पे आएंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगा आंसर्स पे पहुंचने में, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते क्या एक्चुअली में, तो फाइटो मतलब होता है प्लांट, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। फाइटो मतलब प्लांट, फाइटो मीन्स प्लांट, और प्लैंक्टन्स मतलब होता है जो कि ड्रिफ्ट करे,
ड्रिफ्ट मतलब या फिर वॉन्डर मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाए, ठीक है। तो ऐसे फाइटोप्लैंक्टन्स, और ये सब माइक्रोस्कोपिक स्पीसीज होते हैं और ये पानी में पाया जाता है, अपने पॉन्ड्स में, रिवर्स में, ओशंस में, सीज में ये फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं। इसमें कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ प्रोटिस्ट्स होते हैं, कुछ सिंगल सेल्ड प्लांट्स होते हैं, और इसमें जैसे कि कुछ एग्जांपल जो कॉमन है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, सिलिका इनकेस्ड डाइएटम्स, ठीक है, ग्रीन एल्गी, ठीक है, कोकोलिथोफोर्स, ये सब इंपॉर्टेंट काइंड्स हैं फाइटोप्लैंक्टन्स के। कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया है उसको भी फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स प्लांट है दैट मीन्स कि इनके पास क्लोरोफिल होगा और वो फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है दैट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और उसके वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में वो क्या करेंगे कि जो एटमॉस्फेयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर से जो वाटर है, उसके मदद से वो ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, ठीक है, उसका फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल होता है फाइटोप्लैंक्टन्स का, ठीक है। तो अब फाइटोप्लैंक्टन्स जो है ओशन में क्या करते हैं भाई, ओशन में समझो कि ये एक ओशन है, ठीक है, ओशन है, ये इसका डेप्थ है ओशन का। तो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं पानी में, ठीक है। ऊपर में सन है, ये सूरज है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में ये एटमॉस्फेयर है, तो इसमें कई सारे गैसेस हैं, CO2 भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और भी कई सारे गैस हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये क्या करेगा, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, CO2 और ये सनलाइट दोनों को लेकर के फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड का निर्माण करेगा, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो क्या है, वो हो गया तुम्हारे प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर खाना बना रहा है। अब इसको क्या करेंगे, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनका जो प्लांट का जो ग्रोथ होगा उसको फिर जू प्लैंक्टन्स जो हैं वो उसको खाएंगे, ठीक है। जू प्लैंक्टन्स जो हैं सो इसको खाएंगे। फिर जू प्लैंक्टन्स को क्या है, आपका जो फिश है, जो स्मॉल फिश है, छोटे मछलियाँ हैं, वो उसको खाएंगे, ठीक है। फिर स्मॉल फिश को क्या है, बिग फिश जैसे कि शार्क, ठीक है, व्हेल, ये सब स्मॉल फिश को खाएंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली इसके ऊपर हम लोग हैं, मैनकाइंड है, जो सब कुछ खा लेता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक फूड चेन है, फूड वेब है, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन से ही फूड चेन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये ही फोटोसिंथेसिस करके कार्बन डाइऑक्साइड और इसके सनलाइट के थ्रू फूड बना रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। बाकी उसके जो ओशन के जो इकोसिस्टम है, उसके जो साइकिल है, फूड साइकिल है, वो सब इसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन कि किसी वजह से अगर मान लो सारे फाइटोप्लैंक्टन्स खत्म हो गए ओशन के, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए किसी रीजन से, तो बताओ क्या होगा। तो ओशन एज ए कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कार्बन सिंक क्या होता है, कार्बन सिंक क्या होता है, कार्बन सिंक का मतलब देखो, सिंक मतलब क्या है, कार्बन मतलब डूबना, ठीक है। हमारा जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, ठीक है, अगर इसको किसी वजह से हम लोग ट्रैप करके किसी और फॉर्म में अगर अर्थ पे मौजूद हो जाए तो उसको कार्बन सिंक बोलते हैं। जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं, या फिर ट्रीज, या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स ये क्या करते हैं, CO2 को फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन में बदल देते हैं, प्लस C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये स्टोर हो गया उसके, जैसे कोई प्लांट है तो प्लांट का टिश्यूज़ में, प्लांट के सेल्स में, उसका प्लांट का जो ग्रोथ करेगा बायोमास में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कार्बन सिंक होता है। तो ओशन एज ए कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, सही बात है, क्यों, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स जो है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करके उसको फूड में कन्वर्ट कर रहे थे। तो एज ए कार्बन सिंक जो ओशन काम करता है वो एडवर्सली अफेक्टेड होगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द फूड चेन्स इन द ओशन वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट मैंने वो साइकिल बनाया फाइटोप्लैंक्टन का, और फाइटोप्लैंक्टन को ही हटा दोगे तो फोटोसिंथेसिस प्राइमरी प्रोड्यूसर, खाना ही नहीं बन रहा है, तो बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करेंगे, वो तो काफ़ी एडवर्सली अफेक्ट हो जाएंगे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है।
तो या तो ए स्टेटमेंट ए आंसर होगा या फिर डी आंसर होगा। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर वुड ड्रास्टिकली डिक्रीज। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ना ड्रास्टिकली, इस तरह का स्टेटमेंट यूपीएससी में गलत होता है जनरली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। क्यों? क्योंकि देखो जो डेंसिटी है ना ओशन वाटर का, डेंसिटी मतलब कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी में मेनली सॉल्ट्स जो होते हैं ना वाटर में, जो सैलिनिटी जो होता है उसको हम लोग मेज़र करते हैं। ठीक है, तो वाटर का डेंसिटी जो है सो कम तो होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कम होगा कि ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया एकदम ये स्टेटमेंट, तो ये अपने आप में गलत स्टेटमेंट है। तो जब भी यूपीएससी के क्वेश्चन प्रीलिम्स में अगर इस तरह का स्टेटमेंट आता है ड्रास्टिकली डिक्रीज या ड्रास्टिकली इंक्रीज, तो वो स्टेटमेंट पे आप थोड़ा सा ज़्यादा एक एक्स्ट्रा उस पर ध्यान दो, और वो मोस्टली अधिकतर केस में गलत ही होता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आप गलत करो और ये आंसर इसका 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं अभी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ये हमेशा आते रहता है। वल्चर्स विच यूज टू बी वेरी कॉमन इन इंडियन कंट्री साइड सम ईयर्स एगो आर रेयरली सीन नाउअडेज, दिस इज एट्रीब्यूटेड टू। ये क्या बोल रहा है कि वल्चर्स मतलब गिद्ध जो है वो पहले कॉमन साइट होता था। आप कभी ट्रेन से पहले जाओगे, बचपन में याद करोगे तो कहीं फील्ड में आप देखोगे कि दूर पे कोई कैटल है, उसका एक कार्कस है मरा हुआ है, तो उसके ऊपर कई सारे गिद्ध जो है बैठ के उसको खाते रहते थे। लेकिन अब वो सीन नहीं दिखता है, उसका क्या रीज़न है? तो 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से सबसे यूपीएससी ने पूछा कि कौन सा सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेस्टिंग साइट्स बाय न्यू इन्वेजिव स्पीसीज। बोल रहे हैं कि उनका जो नेस्टिंग साइट्स है, जहाँ पे घोंसला बनाते हैं, जहाँ पे वो अंडा देते हैं, एग्स देते हैं, वहाँ पे कोई एक इन्वेजिव स्पीसीज आ गया है और उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये स्टेटमेंट है। दूसरा है ए ड्रग यूज्ड बाय कैटल ऑनर्स फॉर ट्रीटिंग देयर डिजीज्ड कैटल। तो जो इंडिया में कई सारे जो हमारे डेयरी फार्म्स चलाते हैं, कैटल जो हैं ओन करते हैं, जैसे कि काऊ है, बफेलो है, उनके मिल्क के लिए, तो उसको ट्रीट, अगर कोई डिजीज़ हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए कोई एक ड्रग का यूज़ होता है, तो उसके वजह से वल्चर्स का पॉपुलेशन कम हो गया है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट स्कैरसिटी ऑफ फूड अवेलेबल टू देम, उनको खाना नहीं मिल रहा है। और चौथा है कि वाइड स्प्रेड परसिस्टेंट एंड फैटल डिजीज अमंग देम, उसमें एक वल्चर्स में बहुत ज़्यादा एक डिजीज़ हो गया, कोई बीमारी हो गया, उस वजह से वल्चर्स कम हो गए। तो इसका स्टेटमेंट, इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ बी। इसका आंसर क्या है? बी। डिक्लोफेनाक एक पेन किलर होता है। ठीक है, पेन किलर होता है, वो जो है कैटल को दिया जाता था ताकि वो उनके पेन को रिलीफ किया जाए, उनके मिल्क प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। तो डिक्लोफेनाक जो है ना, ये है वल्चर्स के लिए काफ़ी एक काइंड ऑफ पॉइजन की तरह है। क्यों? क्योंकि जब मान लो कोई एक एनिमल मरा, जैसे कि मान लो एक एनिमल का डेथ होता है, तो वल्चर्स जब आएंगे उसको खाने के लिए, तो इसके कैरकस में डिक्लोफेनाक है, जिसका एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। जैसे समझो ये वल्चर है, ये कई सारे एक डेड एक कैरकस है। ठीक है, और ये नेचर्स के स्कैवेंजर्स होते हैं। स्कैवेंजर्स मतलब कि गंदगी को साफ करना। तो जो भी एनिमल्स जो भी डिकम्पोज होते रहते हैं, सड़ते रहते हैं, उसको ये लोग खा करके बहुत जल्दी ही सफाई कर देते हैं नेचर में, इसलिए इनको ये हमारे नेचर्स स्कैवेंजर्स इनको बोला जाता है। लेकिन समझो इस कैटल को कभी कोई डिजीज़ हुआ होगा और उसको डिक्लोफेनाक अगर मान लो दिया गया होगा, तो डिक्लोफेनाक जो होता है वो क्या करता है, जब इसके वल्चर्स के अंदर जाता है तो उसके किडनी को फेल कर देता है। ठीक है, किडनी पे असर डाल देता है, और उसके वजह से इनके जो यूरिक एसिड है वो बर्ड जो इसके वल्चर्स हैं इसके ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगता है, और उसके इंटरनल ऑर्गेन्स में क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिसके वजह से इनका जो है डेथ हो जाता है। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा डिक्लोफेनाक का यूज़ हो रहा था इंडिया में, इतना ज़्यादा डिक्लोफेनाक यूज़ हो रहा था कि जो भी वल्चर्स जो भी कैटल्स को खाते थे, और डिक्लोफेनाक के मौजूद होने की वजह से उनका किडनी फेल हो जाता था और अल्टीमेटली उनका डेथ हो जाता था। मतलब इंडिया का 90% से ऊपर वल्चर पॉपुलेशन मतलब डेड हो गया था, ऐसा इनका ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ। तो जब स्टडी किया गया तो रीज़न समझ में आया कि डिक्लोफेनाक इज़ द मेन कल्प्रिट, तो इसको बैन किया गया। हालांकि अभी भी यूज़ में है, लेकिन एनिमल इंडस्ट्री में इसको बैन किया गया। अभी इसका बात चल रहा है कि इसको कम्प्लीटली बैन करो, और स्ट्रिंजेंट उसका एक वो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कि डिक्लोफेनाक आर नॉट यूज्ड एट ऑल। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं जिसका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ था इंडिया में। ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर, जिप्स वेंगेलेनेसिस, स्लेंडर बिल्ड वल्चर जिप्स
टेन्योर स्ट्रिस एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर जिप्स इंडिकस। तो ये जिप्स वर्ड याद रखो कि अगर यूपीएससी कई बार क्या करता है कि ऑप्शन में नाम दे देगा और पूछेगा कि बताओ ये क्या है, तो उसमें अगर आपसे ये नाम जिप्स अगर आपको कुछ दिखता है ना, तो आप समझ जाना कि वो वल्चर का वेराइटी है और वल्चर आप टिक कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो दीज 3 वल्चर स्पीसीज वेयर लिस्टेड बाय IUCN एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड विच इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ इंडेंजरमेंट, ठीक है। अभी क्या है कि वल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए 2020 से 2025 तक का एक गाइडलाइन भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, जिसमें जो भी स्टेट्स में वल्चर के पॉपुलेशन है वहाँ पे इनके एक सर्वे किया जाएगा, उनके लिए एक प्रोटेक्टेड एक हैबिटेट डेवलप किया जाएगा। तो इसके कंजर्वेशन के लिए भी काफ़ी एफर्ट गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, और उसमें ये डिक्लोफेनाक को भी कम्प्लीटली बैन करने का बात चल रहा है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊंगा और उसमें बाकी जो क्वेश्चंस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है उसको डिस्कस करूंगा, और उसके जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अपने डाउट्स को, और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल पे मेरे उज्ज्वल्स एकेडमी फॉर सिविल्स में। और आपको इस चैनल पे और भी यूपीएससी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कंटेंट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और वो सब इस पे डिस्कस करते रहूँगा मैं टाइम टू टाइम, ठीक है। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग।